डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं उसमें केवल हमें वोट देने का अधिकार ही होता है। एक्चुअली में हमें डेमोक्रेसी प्राप्त नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक्चुअली में डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। इस तरह के बेसिकली थॉट थे राम मनोहर लोहिया के। इसके साथ साथ में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को डिटेल में एक्सपोज किया। इनकी बुक व्हील ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने किस प्रकार से हिस्ट्री को डायलेक्टिव मेथड के साथ में एक्सप्लेन किया। ये एक्चुअली में डायलेक्टिव मेथड क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद में लोहिया के जो डायलेक्टिव मेथड का एक्सप्लेनेशन है उसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली डायलेक्टिव मेथड की शुरुआत सोक्रेटिस ने की है, इसके बाद में प्लेटो ने इसको आगे बढ़ाया, इसके बाद बात करें तो हीगल ने इसको समझाया था और कार्ल मार्क्स ने समझाया था। बेसिकली हीगल ने इसको आइडियाज़ के रूप में समझाया, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसको पदार्थ के रूप में, मैटर के रूप में समझाया। तो बेसिकली डायलेक्टिव मेथड का मतलब ये है कि किसी भी सत्य को जानने के लिए पहले एक आर्ग्यूमेंट होता है या फिर पहले कोई सिस्टम होता है, उसके अगेंस्ट में दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है एकदम से। तो उन दोनों आर्ग्यूमेंट के बीच में या फिर उन दोनों पदार्थों के बीच में जो भी असत्य है वो पूरी तरीके से मिट जाता है और तीसरा आर्ग्यूमेंट बनता है, और फिर वो तीसरे आर्ग्यूमेंट के खिलाफ एक और आर्ग्यूमेंट आता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि अंतिम सत्य प्राप्त नहीं होता। हालांकि जब हीगल पर और कार्ल मार्क्स पर डिटेल में बात करेंगे तो डायलेक्टिव मेथड को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। और इन्होंने बताया है कि जो पूरी हिस्ट्री रही है वो या तो क्लास की रही है या फिर कास्ट की रही है। क्लास और कास्ट इन दोनों के बीच में जो टकराव होता रहता है उससे हिस्ट्री आगे बढ़ती है। कास्ट को तो आप जानते हो कि जाति व्यवस्था, अलग अलग जाति के लोग। क्लास का मतलब है इकोनॉमिक से, मतलब कि कौन लोग अमीर हैं और कौन लोग गरीब हैं। तो इन्होंने बताया है कि बेसिकली जाति जो है वो कंजर्वेटिव है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप एक जाति से दूसरी जाति में पहुंच नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कठोर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ में जो क्लास है वो बेसिकली सोशल मोबिलाइजेशन है, मतलब कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि ढीली डाली है। तो इन्होंने बताया है कि जो क्लास है ढीली डाली है वो जब स्ट्रिक्ट बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा कठोर बन जाती है, तभी वो कास्ट बन जाती है। और जब कास्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो ढीली हो जाती है, थोड़ी सी उस पर छूट मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो क्लास बन जाती है। इसके साथ साथ में इन्होंने बताया है कि भारत में स्लेवरी का, मतलब कि दासता का एक लंबा इतिहास रहा, और इसका जो मेन रीज़न है वो जाति व्यवस्था है। तो इन्होंने यहाँ पर जाति व्यवस्था को डिटेल में क्रिटिसाइज किया और इन्होंने यहाँ तक बता दिया है कि एक्चुअली में रिवोल्यूशनरी वही है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। मतलब कि वो सभी समाज सेवक या फिर समाज सुधारक जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई वो एक्चुअली में रिवोल्यूशनरी है। लोहिया ने समाजवाद पर भी बात की। इन्होंने बताया है कि एशिया के जो भी सोशलिस्ट थिंकर थे उनको इन्होंने बताया है कि यहाँ पर सोशलिज्म का पर्सपेक्टिव एशिया के हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि एशिया में यहाँ पर एक निरंकुश तंत्र रहा बहुत समय तक, सामंतवाद की व्यवस्था रही, यहाँ पर सांप्रदायिकवाद है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एथनिसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि यहाँ पर कहने भर के लिए तो लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में लोकतंत्र के नाम पर किस प्रकार से टेरर फैलाया जाता है या फिर जो पॉलिटिकल मर्डर किए जाते हैं, पॉलिटिकल हत्याएं भी यहाँ पर आम बात हो गई है। लोहिया जी ने टेक्नोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी को भी एक्सपोज किया। इन्होंने बताया है कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है मॉडर्न टाइम में, इसकी वजह से एक और नया वर्ग अस्तित्व में आ गया, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा उलझ गई है। क्योंकि जो भी नई लीडरशिप आ रहे हैं वो जनता को शब्द भंडार के माध्यम से, लोगों के इमोशन के माध्यम से उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने कुर्सी पर टिके रहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एशिया के जो भी सोशलिस्ट हैं उनको इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखना चाहिए। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिसी लोहिया की बुक थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने समाज के स्ट्रक्चर की 4 लेयर बताई। विलेज बताया, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बताया, डिस्ट्रिक्ट के बाद में प्रोविंस बताया, मतलब कि प्रांत, प्रांत के बाद में नेशन बताया। तो इन्होंने बेसिकली इस पूरे को चौखंबा कहा, मतलब कि 4 पिलर ऑफ स्टेट का बताया कि इन चारों का अपना अपना अस्तित्व है, ये चारों अपने अपने ऑटोनोमस हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मिश्रण रूप बता दिया कि वैसे तो सभी एक ही छत के नीचे है, लेकिन इन चारों का अपना अपना अस्तित्व है। तो आप कहोगे कि इसमें क्या अलग बात है, ये तो पहले ही हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, या फिर स्थानीय जो शासन है वो भी है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो फेडरलिज्म है एक्चुअली में इसका उद्देश्य डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब कि गांव-गांव तक लोकतंत्र पहुंचे, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े, इसकी वजह से ये फेडरल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो शासन करने में आसानी हो इसके लिए है।
जबकि लोहिया जी का जो कॉन्सेप्ट था चौखंबा का, 4 पिलर ऑफ स्टेट का, इसका उद्देश्य केवल और केवल लोगों को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना, उनको और ज़्यादा पार्टिसिपेट करना डेमोक्रेसी के अंदर, ये इसका उद्देश्य था। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद को ख़त्म करने की बात की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर का जो ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा था उसके ये खिलाफ थे। इनका कहना सिंपल था कि गांव अपने आप ही, जो पुलिस का काम है या फिर जो वेलफेयर का काम है, वो गांव अपने आप ही कर लेंगे। इसके साथ साथ में गांव के लोग मिल करके कोऑपरेटिव रूप से काम करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग धंधे भी स्थापित हो जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने सिंपल बताया है कि जितने भी इकोनॉमिकल पावर है उनका सेंट्रलाइजेशन अगर हो, गांव गांव तक पहुंच पाए, तो जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगी। और इस चीज़ को इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भी स्थापित करने की बात की। कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वर्ल्ड पार्लियामेंट होनी चाहिए। ये भी खैर अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मेरा बहुत मन है इंटरनेशनल रिलेशन पर बात करने का, इसके साथ साथ में जियो पॉलिटिक्स पर बात करने का, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बात करूँगा। इन्होंने डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए सोशलिज्म की बात की। हालांकि जब भी हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन इनका सोशलिज्म थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर ये लिबर्टी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी पर ये कहते हैं कि केवल वोट देने का अधिकार भर होने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाती है। एक्चुअली में डेमोक्रेसी तभी हो पाएगी जब हर एक व्यक्ति को सिविल लिबर्टी मिले, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके साथ साथ में एसोसिएशन बनाने का अधिकार, और भी कई तरह के उसको पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, सिविल लिबर्टीज मिलनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी हो पाएगी। और जो हम ये वेस्टर्न में देखते हैं डेमोक्रेसी को, वैसी डेमोक्रेसी इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर लागू भी हो जाएगी तो भी एक्चुअली में डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। ये बेसिकली कहते हैं कि जो हम पार्लियामेंट को बना देते हैं, जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, हम कहते हैं कि वाह भाई वाह क्या डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअली में ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में डेमोक्रेसी तभी आ पाएगी जब व्यक्ति का डेमोक्रेसी के प्रति एक वे ऑफ लाइफ की फीलिंग हो, जीवन जीने का उनका एक तरीका हो। इसके साथ साथ में लोग पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने लोग ही उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, बल्कि वो खुद एक्चुअली में उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ में कहीं भी किसी भी प्रकार का इनजस्टिस हो रहा होता हो तो वहाँ पर एक एक व्यक्ति आवाज़ उठाए। ये बेसिकली कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उससे मिलता जुलता है। मतलब कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया। इन्होंने अपनी बुक फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड माइंड में बताया है कि किस प्रकार से अगर चौखंबा व्यवस्था, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक्चुअली में डेमोक्रेसी स्थापित हो पाएगी। तो लोहिया का बेसिकली बिलीफ ये था कि वो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों को एक साथ में लेकर के चल रहे हैं। और सोशलिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उसको सपोर्ट करता है कि उत्पादन के साधनों पर सोशल ओनरशिप और कंट्रोल हो, और इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन हो, और इसमें किसी भी प्रकार की असमानता ना हो, और मानव अधिकार को तवज्जो दिया जाना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता, समानता के लिए अधिकार, अगर यही नहीं हो तो फिर कैसी डेमोक्रेसी। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है या फिर जो कम्युनिज्म है वो समानता को अचीव करने में असफल रहे। तो हमें जो है एक्चुअली में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन हो। और इन्होंने कहा है कि प्राचीन समय में सिटी स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर लोगों की ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती थी। लेकिन वर्तमान में चूंकि बड़े बड़े स्टेट अस्तित्व में आ गए तो ये उतना ज़्यादा आसान नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया पार्टिसिपेशन करना। इसके साथ साथ में लोकतंत्र में कुछ पावरफुल लोगों के पास में पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। पॉलिटिशियन कितना कुछ डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होते हैं कि उनके पॉलिटिशियन कर क्या रहा है। इनसाइड चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोहिया को बेसिकली विश्वास ये था कि एक्चुअली में लोकतंत्र वहीं स्थापित हो पाएगा जहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत अधिक होगा। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए या फिर समाजवाद को स्थापित करने के लिए इन्होंने 7 प्रकार की रिवोल्यूशन की बात की। कहा कि किसी भी समाज में ये 7 प्रकार की रिवोल्यूशन होगी तभी एक नया समाज अस्तित्व में आ पाएगा और लोकतंत्र और वहाँ पर समाजवाद होगा। तो यहाँ पर ये पहला रिवोल्यूशन की बात करते हैं इकोनॉमिकल इनजस्टिस की। दूसरी यहाँ पर ये बताते हैं कास्ट सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए। तीसरी ये जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ बताते हैं। चौथी ये इम्प्रेसिज्म के खिलाफ बताते हैं। पांचवा ये कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बताते हैं कि जो श्वेत और अश्वेत में भेदभाव होता है। छठा ये बताते हैं कि जिस प्रकार से इंडिविजुअल राइट को दबाया जाता है तो उसके खिलाफ भी रिवोल्यूशन होनी चाहिए। तो सातवां ये बताते हैं कि नॉन वायलेंस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि सविनय अवज्ञा को पॉलिटिकल रूप से एक हथियार अपनाने के लिए लोगों की ऐसी सोच विकसित की जाए
तो वैसी क्रांति भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल बात करें तो अगर इस तरह का समाज स्थापित हो पाए जहाँ पर ये 7 प्रकार की रिवोल्यूशन हो पाएगी, तो यहाँ पर आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं होगा, जातिवाद खत्म हो जाएगी, इसके साथ साथ में कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इम्पीरियलिज्म नहीं होगा कि कोई किसी देश दूसरे देश पर कंट्रोल करके वहाँ पर शासन करे, ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअल राइट रहेंगे वहाँ पर, और कोई भी पॉलिटिकल अगर एक्शन हो तो नॉन वायलेंस तरीके से हो। तो इस तरह के इनके थॉट थे। इस वीडियो में बताई गई बातें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपनी किसी भी प्रकार का ओपिनियन न दे करके अनबायस्ड तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हुई है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कमेंट में टाइमलाइन बता करके अपना सोर्स दे करके उसको हाईलाइट कीजिए।